राधे कृष्ण फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जंगल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, पेपर 2 की यूनिट 6 जिसमें हम निगम अभिशासन यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में मैंने आपको इसकी संकल्पना, स्तंभ, परिभाषा और इसके उद्देश्यों के बारे में पढ़ाया था। और आज की क्लास में हम इसके संगठक, लाभ, सीमाएं तथा इसकी आवश्यकता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निगम अभिशासन के संगठक, यानी कि निगम अभिशासक को कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो प्रभावित करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए, निगम अभिशासन जो है इसके 3 मुख्य संगठक होते हैं। पहला होता है निदेशक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो देखिए, जो निदेशक मंडल होता है ये किसी भी कंपनी के निगम अभिशासन को किस प्रकार प्रभावित करता है, क्योंकि एक निदेशक मंडल जो होता है वो कंपनी में सभी प्रकार के कार्य करता है। यानी कि कोई भी अगर मैनेजमेंट से रिलेटेड काम हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना, उसको नियंत्रण करना, उसको निर्देश देना, साथ ही कंपनी में जितने भी लक्ष्य तैयार करने हैं, कंपनी का क्या लक्ष्य है, कंपनी का क्या गोल है, किस तरीके से उसको काम करना है, उसको उस पर लागू करना, वो सभी कार्य भी कौन करता है? वो सभी कार्य निदेशक मंडल करता है। ठीक है, वो कंपनी के ऊपर पूरा जो है कंट्रोल रखता है, आंतरिक नियंत्रण रखता है और साथ ही साथ जितनी भी कंपनी की जो ग्रोथ हो रही है, जो कंपनी की ग्रोथ में ग्रो कर रही है कंपनी या लॉस में जा रही है, उन सभी की इंफॉर्मेशन जो है वो भी अपने हितधारकों को देता है। ओके, तो देखिए, निगम अभिशासन की किसी प्रणाली में केंद्रीय भूमिका निदेशक मंडल द्वारा निभाई जाती है। ठीक है, तो जो निदेशक मंडल होता है वो एक सेंट्रल रोल प्ले करता है, क्योंकि वो सभी काम, वो सारा जो नियंत्रण रखता है, वो कंपनी का सारा नियंत्रण निदेशक मंडल द्वारा लिया जाता है। ठीक है, यह हितधारकों के प्रति जवाबदेह है तथा प्रबंधन को निर्देशित तथा नियंत्रित करता है। यह कंपनी को संचालित करता है। इसका कार्य नीतिगत लक्ष्य और वित्तीय लक्ष्य को निर्धारित करना है और उनके क्रियान्वयन की देखरेख करना है। यानी कि लक्ष्य तैयार करना और साथ ही साथ वो किस तरीके से उनको लागू करना है या किस तरीके से उसको कहाँ पर सही प्रकार से निर्धारित करना है, और यह भी देखना कि वो काम जो हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। ये सभी काम निदेशक मंडल द्वारा किए जाते हैं। यह पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण रखता है और समय समय पर कंपनी की गतिविधियों की प्रगति की सूचना भी सभी हितधारकों को देता है। ठीक है, यानी कि कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है या नहीं कर रही, या कंपनी को क्या करना चाहिए जिससे कंपनी ग्रो करे। ठीक है, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी अपने स्टेक होल्डर्स को देती है। ओके, उसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो संगठक है वो है शेयर धारक। तो देखिए, शेयर धारक, निगम अभिशासन में शेयर धारकों की भूमिका निदेशकों तथा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना है तथा बोर्ड से कंपनी के क्रियाकलापों तथा प्रगति की अपेक्षा करते हुए अपेक्षित सूचना पारदर्शी रूप में उन्हें आवधिक रूप से प्रदान करने की अपेक्षा करते हुए कंपनी के उचित अभिशासन के लिए बोर्ड को जवाबदेह बनाना है। तो देखिए, जो शेयर धारक होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं? वो कंपनी के ओनर्स होते हैं, है ना। शेयर धारक जो होते हैं, क्योंकि वो कंपनी में पैसा लगाते हैं तो वो कंपनी के ओनर्स होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? वो अपनी कंपनी के लिए निदेशकों को और लेखा परीक्षकों को नियुक्त करते हैं, जो कि कंपनी के प्रति क्या होते हैं? जवाबदेह होते हैं। ठीक है, वो उनको जवाबदेह बनाते हैं कि कंपनी में क्या काम हो रहा है और उनको किस तरीके से काम करना है, और जो भी कंपनी में काम हो रहा है, जो ग्रो हो रहा है, जैसा भी बिजनेस जा रहा है, उनकी सही सही इन्फॉर्मेशन वो उनको दे, उसके प्रति उनको जवाबदेह बनाना, वो किसका काम होता है? शेयर धारक का काम होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है प्रबंधक। प्रबंधन का उत्तरदायित्व बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश के अनुसार कंपनी का प्रबंधन करना, पर्याप्त नियंत्रण प्रणालियां सुव्यवस्थित करना और उनके प्रचालन को सुनिश्चित करना तथा बोर्ड को सामयिक आधार पर और पारदर्शी तरीके से सूचना प्रदान करना, ताकि बोर्ड इसके प्रति प्रबंधन की जवाबदेही की निगरानी कर सके। ओके, तो देखिए, जो प्रबंधक होते हैं वो क्या करते हैं? प्रबंधन का जो उत्तरदायित्व होता है वो होता है कि जितने जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि जो हमारा निदेशक मंडल है, जिस हिसाब से, जिस तरीके से उन्होंने कार्य करने के लिए कहा है, जो उन्होंने निर्देश दिए हैं उसके अनुसार कार्य करना, उन प्रणालियों को सही तरीके से लागू करना, अपने जो उनका व्यवसाय है, जो कंपनी है, उसके ऊपर सही तरीके से लागू करना। ठीक है, और उसके बाद जो भी कंपनी का काम हुआ है, जितनी भी कंपनी में
ग्रोथ हुई है या कोई भी कार्य हुआ है उसको सही तरीके से, जो भी सही सूचना है, अपनी मिलावट उसके अंदर ना करना, बल्कि जो भी सही सूचना है वो किसको देना, वो बोर्ड को देना, ताकि जो उसके हितधारक हैं, जो भी कंपनी के हितधारक हैं, वो उनको सही तरीके से सूचना प्रदान कर सके। चलिए उसके बाद देखते हैं निगम अभिशासन के लाभ, यानी कि बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो देखिए, अच्छा निगम अभिशासन निगम सफलता तथा आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है। तो देखिए, एक अच्छा निगम अभिशासन जो है किस प्रकार निगम सफलता और आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है। आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ कब होती है? किसी भी बिजनेस की इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक विकास तब होता है जब उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है, और साथ ही साथ वो नए नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में लेके आए, तब आर्थिक विकास होता है। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू कब बढ़ती है? उसकी मार्केट वैल्यू तब बढ़ती है जब उसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड की जाती है मार्केट में, तब उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, और एक प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड कब होती है ज़्यादा? जब वो जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा हो, रीजनेबल प्राइस पर हो। ठीक है, उसको बनाने में कोई कमी नहीं है, वो प्रोडक्ट जो है एकदम हाई क्वालिटी का है और वो भी रीजनेबल प्राइस पे है। ठीक है, तब जाकर जो है उसकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में होती है। ठीक है, और अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है तो उसकी सप्लाई भी उतनी ही होनी चाहिए, तभी जाकर जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी। अगर डिमांड है, सप्लाई हम नहीं कर पा रहे, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो ही नहीं सकती, है ना। तो इसलिए जब कुल मांग में वृद्धि हो, साथ ही साथ उसकी कुल आपूर्ति में भी वृद्धि हो, तब किसी व्यवसाय की आर्थिक विकास जो है वो सुनिश्चित हो जाता है। ठीक है, तो कुल मांग में वृद्धि होती है जब प्रोडक्ट्स अच्छे हों और जो उनका बिजनेस का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा होगा और उसके जो वर्कर्स जो है वो बहुत अच्छा काम करेंगे, तभी जो प्रोडक्ट है वो अच्छा बन के तैयार होगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमारी जो कुल आपूर्ति में वृद्धि किस प्रकार होगी? जब जो हमारे पास पूंजी है, जो कैपिटल है, उसकी हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमारे पास मैनेजमेंट अच्छा है कि हमारे पास जब हमें माल की ज़रूरत हो रही है, कच्चे माल की हमारे जब ज़रूरत हो रही है तो हमें वो सप्लाई मिल रही है उसकी। ठीक है, और अगर हमारे वर्कर्स अच्छे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो हम एक अच्छा प्रोडक्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं और अपनी आपूर्ति में वृद्धि कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो एक निगम अभिशासन है वो आर्थिक विकास और निगम सफलता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सुदृढ़ निगम अभिशासन निवेशकों का विश्वास बनाए रखता है, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी की पूंजी क्षमता में प्रभावपूर्ण ढंग से वृद्धि होती है। तो देखिए, एक इन्वेस्टर है, मान लीजिए कोई निवेशक है, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि जो उसने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर एक उचित लाभांश और साथ ही साथ कंपनी की सही सूचना। तो ये दोनों ही चीज निगम अभिशासन द्वारा दी जाती है, क्योंकि जब निगम अभिशासन किया जाता है तो उसमें शेयर धारकों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि उनको उचित लाभांश और सही सूचना प्राप्त हो। तो इससे जो कंपनी की पूंजी क्षमता है उसमें प्रभावपूर्ण रूप से वृद्धि होती है, क्योंकि निवेशक उसमें अपना पैसा लगाते हैं और कंपनी के पास किसी भी प्रकार से पूंजी जो है उसकी कमी नहीं रहती। ओके, उसके बाद देखिए, इससे पूंजी लागत कम हो जाती है। तो देखिए, जब निवेशक जो हैं कंपनी की तरफ आकर्षित होते हैं अपना पैसा लगाने के लिए, तो हमें अपनी कंपनी के शेयर्स जो हैं उनका ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करना पड़ता, नहीं निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करना पड़ता कि वो हमारी कंपनी में पैसा लगाएं। तो इससे जो पूंजी की लागत आती है उसमें भी कमी आती है। उसके बाद देखिए, यह शेयर धारकों तथा प्रबंधकों को उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उचित प्रलोभन प्रदान करता है। तो देखिए, शेयर धारकों को उचित लाभांश और सही सूचना चाहिए, साथ ही प्रबंधकों को भी क्या चाहिए कि उनका जो मैनेजमेंट है वो सही हो और उनको सही जो वो डिजर्व करते हैं, चाहे वो सैलरी है या कोई डिविडेंड है, किसी भी प्रकार से जो चीज़ है वो जो डिजर्व करते हैं उनको वो चीज़ मिले। तो निगम अभिशासन जब अच्छा होता है तो सभी को अपनी सही प्रकार से जो वो डिजर्व करते हैं वो चीज़ मिलती है। तो इसलिए यह शेयर धारकों तथा प्रबंधकों को भी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उचित प्रलोभन प्रदान करता है। उसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा निगम अभिशासन अपशिष्टों, भ्रष्टाचार, जोखिम तथा कुप्रबंधन को कम करता है। तो देखिए, एक अच्छे निगम अभिशासन के अंदर
सबसे पहले तो एक बिजनेस के क्या गोल हैं, क्या उद्देश्य है, उसको क्या करना है, ठीक है, उसके मैनेजर्स कौन होंगे, उनका रोल क्या होगा, उनको किस तरीके से काम करना है, या कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा, किसके कितने अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या दायित्व हैं, वो सभी निर्धारित कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो जब सभी चीज निर्धारित कर दी जाती है तो कुप्रबंधन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, और जब मैनेजमेंट अच्छा है तो उससे क्या होता है, उससे रिस्क भी कम हो जाता है। ठीक है, और जब हमारा मैनेजमेंट अच्छा है, सबके रोल जो है डिसाइड कर दिए गए हैं, तो भ्रष्टाचार में भी कमी आती है, वहां पर भ्रष्टाचार भी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद देखिए, यह ब्रांड के निर्माण और इसके विकास में मदद करता है। ठीक है, तो देखिए क्योंकि इसके अंदर एक जो प्रोडक्ट है वो रीजनेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी का होता है, तो मार्केट वैल्यू उसकी जब बढ़ जाती है, उसकी बार बार डिमांड होती है मार्केट में, तो इससे क्या होता है, ब्रांड का निर्माण होता है। क्योंकि एक जो कस्टमर है वो सेम नेम से ही मार्केट में डिमांड करता है कि मुझे वही प्रोडक्ट चाहिए, तो उससे क्या होता है, जो हमारा ब्रांड है वो बनता है। यह संगठन को ऐसे तरीके से प्रबंधन करने का प्रलोभन देता है जो सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में हो। तो देखिए निगम अभिशासन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी हितधारक हैं इसके, चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, या फिर कोई सोसाइटी का मेंबर है, कस्टमर है, मतलब सभी के हित में जो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है उसको चूज करने का ये प्रलोभन देता है। क्योंकि इसके अंदर किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं सोचा जाता, बल्कि सभी हितधारकों के बारे में सोचा जाता है। ओके, उसके बाद देखते हैं निगम अभिशासन की सीमाएं, यानी कि लिमिटेशंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो देखिए इतनी सारी क्वालिटीज के बावजूद भी निगम अभिशासन के अंदर कुछ ना कुछ सीमाएं हैं, तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है बोर्ड पर पारिवारिक कार्यकारी सदस्य का दबाव। तो देखिए कई बार क्या होता है कि जो बोर्ड का जो मेंबर्स होते हैं वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार जिनका बिजनेस होता है उसके परिवार के किसी मेंबर का निदेशक के ऊपर किसी प्रकार का दबाव होता है, तो वो उनसे सही टाइम पर सही क्वेश्चन नहीं पूछ पाते। अगर उन्हें कोई लगता है कि यहाँ पर कुछ घोटाला हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, तो वो फिर भी उसके बावजूद भी उनसे वो सही क्वेश्चन सही टाइम पे नहीं पूछ पाते, जिससे कि वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते और कंपनी के जो हित होते हैं उनमें संघर्ष का अनुभव करते हैं वो, और उनकी क्षमता में वो वृद्धि नहीं कर पाते। ठीक है, सेकंड है स्वतंत्र निदेशकों का सीमित योगदान। तो देखिए जो स्वतंत्र निदेशक होते हैं उनका योगदान जो है वो बहुत सीमित होता है, क्योंकि इनकी जो बोर्ड की बैठक होती है वो बहुत कम होती है साल में। इनमें एक वर्ष में सिर्फ 14 से 16 घंटों का ही समय दिया जाता है। और साथ ही साथ कुछ मामलों में ये भी पाया गया है कि जो स्वतंत्र निदेशक होते हैं उनको नियुक्त करने से पहले उनको इसकी ना ही कोई ट्रेनिंग दी जाती है और ना ही कोई प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको ऐसे ही नियुक्त उस पद पे कर लिया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए सही रिपोर्टिंग का अभाव। सही रिपोर्टिंग यानी कि देखिए जब वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं तो उसके अंदर क्या किया जाता है, कई बार झूठी एंट्रीज उसके अंदर डाल दी जाती है। तो वित्तीय प्रकटन की जो सबसे बड़ी कमी है वो संबंधित पक्षकार लेन देनों पर सही रिपोर्टिंग का अभाव। उसके बाद देखिए प्रभावहीन कानूनी प्रवर्तन। तो देखिए आपको पता है कि हमारा जो कानून है वो बहुत ही लंबा प्रोसीजर चलता है। हालांकि मतलब भारत में निवेशक संरक्षण संबंधी कानून है, लेकिन मुकदमे को निर्णय लेने से पहले काफी इंतजार करना होता है। निर्णय लेने में देरी, मुकदमे की ऊंची लागत और न्यायालयों में लंबी न्यायिक नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो कानूनी प्रवर्तन को प्रभावहीन बना देती है। तो इसलिए जो है निगम अभिशासन की जो उपयोगिता है वो अभी उपलब्ध होना शेष है। उसके बाद देखिए लेखा परीक्षकों पर दबाव। तो देखिए जो हमारे लेखा परीक्षक होते हैं, यानी कि जो हमारे लेखों की जांच करते हैं, तो कई बार क्या होता है उनके ऊपर भी दबाव होता है कि वो सही जानकारी, अगर उन्हें लगता भी है कि कुछ प्रॉब्लम है तो वो सबके सामने उसको नहीं ला सकते, किसी दबाव के अंदर वो होते हैं। तो ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जब लेखा परीक्षकों ने इनका परीक्षण किया था तो वो क्या दबाव के अंदर थे किसी, या उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था। ओके, तो ये सभी जो है निगम अभिशासन की सीमाएं हैं। उसके बाद देखते हैं
निगम अभिशासन की आवश्यकता, यानी कि नीड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस, कि हमें कॉरपोरेट गवर्नेंस जो है उसकी आवश्यकता क्यों होती है। ओके, तो देखिए निगम अभिशासन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता शेयर धारकों के मूल्य में वृद्धि है। साथ ही कई बड़ी कंपनियों में जैसे बीसीसीआई, एनरॉन, सत्यम और परमालित में घोटाले के बाद निगम अभिशासन बहुत जरूरी हो चुका है। तो देखिए निगम अभिशासन क्या करता है, निगम अभिशासन सभी हितधारकों के जो सर्वोत्तम हित में होता है उसको चूज करने का ऑप्शन देता है। लेकिन क्या हुआ है पिछले टाइम में कि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो ऐसा लगता था कि ये जो कंपनीज है बहुत ग्रो कर रही हैं, उनमें घोटाले के बाद निगम अभिशासन जो है बहुत ज़रूरी हो चुका है। इनमें से देखिए एक कंपनी है सत्यम कंप्यूटर्स की, जो कंपनी थी उसकी मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ थोड़ी सी, कि जो सत्यम कंप्यूटर्स थे इनके जो अध्यक्ष थे रामालिंगा राजू। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने खुद एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने अपने खातों में झूठी प्रविष्टियां की, झूठी एंट्रीज की और दिखाया कि जो उनका बिजनेस है वो काफ़ी ग्रो कर रहा है, उनका जो बिजनेस है वो बहुत आगे जा रहा है। कि अगर उन्हें प्रॉफिट जो है अगर वो 60 करोड़ का होता था, अगर उन्हें प्रॉफिट 60 करोड़ का होता था, वो 600 करोड़ का प्रॉफिट दिखाते थे। यानी कि बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना प्रॉफिट दिखाया। और वो क्यों दिखाया, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी में कंपनी जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, अगर उसको बहुत प्रॉफिट मिल रहा है तो कोई भी इन्वेस्टर उसकी और अपने आप ही आकर्षित हो जाता है कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा पैसा जो है यहाँ पर डबल ट्रिपल होता रहेगा। तो इसलिए फिर वो जो इन्वेस्टर्स थे वो कंपनी में इन्वेस्ट करते रहे और उनके जो सारा पैसा है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको यूज़ करते रहे। और एक दिन वो कंपनी जब बिल्कुल डूब गई तब जाकर पता चला कि ये जो कंपनी है वो घोटाले में जा रही थी, मतलब इसमें झूठी प्रविष्टियां की गई हैं। तो सारा जो इन्वेस्टर्स थे उनका भी पैसा डूब गया। तो उसके बाद से जो है निगम अभिशासन बहुत ज़रूरी हो गया, ताकि जो शेयर धारक हैं उनका ध्यान रखा जा सके कि जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनका पैसा ना डूबे। ठीक है, उसके बाद देखिए, वैसे तो सभी निगम में इसकी व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बैंकों में इसकी व्यवस्था होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बैंकिंग ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जो अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। तो देखिए जो बैंक हैं उनके अंदर निगम अभिशासन बहुत होना ज़रूरी है, क्योंकि बैंक एक तरीके से आर्थिक विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि इसके अंदर हमारा सारा पैसा जो है, अर्थव्यवस्था जो है बैंकों के ऊपर टिकी होती है, क्योंकि बैंकों के अंदर सभी का पैसा लगा हुआ होता है। जितने भी हमारे कस्टमर्स होते हैं उन्होंने अपना जितना भी पैसा होता है सब इसके अंदर सेव करवा रखा होता है। जितनी भी किसी भी अर्थव्यवस्था की जितनी जनता है सभी बैंकों में अपने पैसा जमा करवाती है। अगर बैंकिंग की ही अगर जो निगम अभिशासन है वो अच्छा नहीं होगा तो सभी के पैसे जो हैं वो डूब जाएंगे। इसलिए बैंक का निगम अभिशासन होना बहुत ज़रूरी है। यह एक देश का जीवन रखता है। यह ऋण प्रवाह तथा अर्थव्यवस्था का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इसकी निम्न आवश्यकताएं हैं। तो देखिए जो निगम अभिशासन है उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। यह संगठन और बड़ी अर्थव्यवस्था दोनों के भीतर दुर्लभ संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देती है। तो देखिए जो निगम अभिशासन है उसके जरिए क्या होता है कि जितने भी हमारे अर्थव्यवस्था में, चाहे वो बड़ी है या छोटी है, उसके अंदर जितने भी दुर्लभ संसाधन है, यानी कि अगर मान लीजिए हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी बड़ी है और हमारे पास संसाधन सीमित है, तो वह हमें एक ऐसा ऑप्शन देती है जिससे कि हम सीमित संसाधनों के अंतर्गत भी उसका कुशल उपयोग कर सकें और सभी को चीज़ें उपलब्ध करवा सकें। ठीक है, यह उन क्षेत्रों या इकाइयों में संसाधनों का प्रभाव बनाता है जहां वस्तुओं और सेवाओं का कुशल उत्पादन होता है और प्रतिफल पर्याप्त रूप से हितधारकों की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होता है। तो देखिए निगम अभिशासन जो है ये उन क्षेत्रों या इकाइयों में संसाधनों को प्रभाव बनाता है, यानी कि जहां पर उन वस्तुओं और सेवाओं को अच्छी तरीके से उनका उपयोग कर एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार किया जा सके, वहां पर उनका प्रभाव बनाता है और उनका कुशल उत्पादन होता है। उसके बाद देखिए यह दुर्लभ संसाधनों को प्रशासित करने के लिए सर्वोत्तम प्रबंधकों के चयन की व्यवस्था करता है, यानी कि जो दुर्लभ संसाधनों को अच्छी तरीके से यूज करके उनको उनका सर्वोत्तम प्रयोग कर सके, ऐसे मैनेजर्स को इसके द्वारा हम नियुक्त कर सकते हैं और इसके द्वारा ही इनकी व्यवस्था की जाती है।
उसके बाद देखिए फोर्थ, यह प्रबंधकों के प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी कि यह प्रबंधकों को कहता है कि जो कंपनी का जो प्रदर्शन है उसके अंदर सुधार होना चाहिए। अगर इसके अंदर सुधार नहीं किया जाता तो उनका पद भी वापस लिया जा सकता है, ऐसा निगम अभिशासन के अंदर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें संगठन पर दबाव डाला जाता है कि वह समाज के कानूनों, नियमों और अपेक्षाओं का पालन करें। तो देखिए इसमें संगठन को कहा जाता है कि जितने भी समाज के जो कानून हैं, जो नियम हैं, उनका इसके अंदर पालन किया जाए, उनको पालन किए बिना कोई भी कार्य ना किया जाए। यदि ऐसा किया जाता है तो उनको दंडित भी किया जाता है। और तो देखिए इसके अंदर संगठन पे दबाव डाला जाता है कि समाज के जो भी कानून हैं, जो नियम हैं, उनका पालन अवश्य किया जाए, उनका पालन किए बिना कोई भी काम नहीं किया जाए, यानी कि नियमों या कानूनों के खिलाफ ना जाया जाए। और साथ ही साथ इसके अंदर किसी के साथ पक्षपात भी नहीं होना चाहिए, बिना पक्षपात के सभी कार्य होने चाहिए। उसके बाद देखिए यह निवेशकों में विश्वास को बढ़ाता है। तो निवेशकों में विश्वास को किस प्रकार बढ़ाता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक निवेशक को अपने उचित लाभांश चाहिए और सही सूचना चाहिए। ठीक है, तो जब इसको कोई भी निवेशक है उसको सही उचित लाभांश मिलता है और निगम अभिशासन के जरिए उनको सही सूचना मिलती है तो निवेशकों में विश्वास बढ़ता है। यह जोखिम को कम करता है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ जो है वो अच्छी तरीके से मैनेज होती है, तो इसके अंदर जोखिम भी बहुत कम हो जाता है। प्रभावी अभिशासन यह सुनिश्चित करता है कि बोर्ड तथा प्रबंधक इसके कार्यपालन के लिए जवाबदेह हो। तो देखिए ये जो निगम अभिशासन है ये क्या करता है, जो बोर्ड होते हैं तथा प्रबंधक होते हैं उनको इसके प्रति जवाबदेह बनाता है, ताकि वो जवाब दे सके कि उन्होंने किस प्रकार से मैनेजमेंट किया था और क्या कार्य हुआ। अगर सही कार्य होता है या गलत कार्य होते, किसी प्रकार का भी कोई काम होता है बिजनेस में, तो वो उनको उसके प्रति जवाबदेह बनाता है कि वह जवाब दे कि यह कार्य जो है वो किस प्रकार हुआ। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। और साथ ही साथ अगर कोई सुझाव है या फिर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।